हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आपका रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। ठीक है, इससे प्रीवियस जो मैंने आपको फिनिश कराया है वो है आपका कोलिजन यानी टक्कर, और इसकी 4 वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको वो देखनी है कोलिजन तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें कोलिजन साइंस फॉर डिफेंस, या जो भी पार्ट आपको सर्च करना है कोलिजन 01, कोलिजन 02, कोलिजन 03 या 4 साइंस फॉर डिफेंस, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं रोटेशनल मोशन, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो इस चैप्टर के प्रति। और ध्यान से आप मेरी बात सुनना, रोटेशनल चैप्टर बहुत टफ महसूस होता है, टफ लगता है, और आपके आसपास जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के, आप उनसे खुद पूछना भाई तूने रोटेशनल पढ़ा क्या, रोटेशनल का क्वेश्चन उनको देना, नहीं हो पाएगा। ये 100% बोल रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन बैच के अंदर ये चीज देखता हूं। तो रोटेशनल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चा घबराता है, उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे एक्सएफ का पेपर हो, चाहे एनडीए एएसएसआर का पेपर हो, नेवी एएसएसआर का पेपर हो, आना ही आना है। कोस्ट गार्ड में इस साल जो एग्जाम हुआ आपका, 1 से 2 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन के थे, घूर्णन गति के क्वेश्चन उसमें आए थे। और बड़ा चैप्टर, बहुत वास्ट चैप्टर है, बड़ा है, और हमें अपने एग्जाम के हिसाब से इसको समझना है। ठीक है, तो को बहुत अच्छे तरीके से मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगा कि रोटेशनल मोशन क्या, बहुत छोटी छोटी चीजें, ताकि आपका एक इस चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट बढ़े और चीजें आपको समझ में आए। जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, आज की वीडियो जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसके अंदर आपको बेसिकली मैं बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास, पूरी वीडियो के अंदर डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है और सेंटर ऑफ मास पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है, तभी तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल है, डर लगता है हमें, और इसको मैं बहुत अच्छे से कवर करना है, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, अच्छे से वीडियो देखिए। अगर आप आए हैं कि भाई 15 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी, तो कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट और 5 मिनट की वीडियो कॉमेडी वीडियो अच्छी लगती है, गाने अच्छे लगते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको अगर कंटेंट चाहिए अच्छे से चीजें समझनी है, एक रिदम में एक कॉन्सेप्ट सीखना है, तो वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है ना, बहुत बार बोला जाता है कि आप वीडियो बड़ी बना रहे हो, उसका रीजन ये है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, एक बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, तो वीडियो बड़ी बन जाती है। और पढ़ाई की चीज है, कोई कॉमेडी या गाने की वीडियो नहीं है। तो इसलिए जो भी डर रहे हैं कि ये बड़ी वीडियो, तो वो बिल्कुल ना देखें, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जिसको सिलेक्शन चाहिए, जिसको मेरिट में अपना नंबर लेके आना है, वो इस वीडियो को देखें और मेहनत करें, क्योंकि पढ़ने की वीडियो थोड़ी बड़ी बनती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अगर आपको सिखाना है, थोड़ा टाइम लगता है चीजों को सिखाने में, वीडियो बड़ी जाती है। ठीक है, तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो आपका रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 है, और काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 29 है, जो कि बेसिकली आज आपका जो पार्ट होगा वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं यूं बोलूं इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। पूरा सेंटर ऑफ मास के बारे में आज आपसे मैं जिक्र करूंगा। अब देखो, सबसे पहले जो मुझे आपका टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र, और शॉर्ट में इसको हम COM के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्या बिना सेंटर ऑफ मास के रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो आप जब तक सेंटर ऑफ मास आपको नहीं आएगा, तब तक इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप सेंटर ऑफ मास के बारे में जानिए, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें इसको पढ़ने की। तो सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, COM। ठीक है, अब देखो होता क्या है सेंटर ऑफ मास, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊंगा इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है पढ़ने की, सेंटर ऑफ मास की। तो आप ऐसे सोचो, मेरे पास यहां एक बॉल है, एक ये बॉल है इस तरीके से। ठीक है, ये बॉल है। ठीक है, अब आप देखो ये जो बॉल है ये किसकी है, रबड़ की मान लेता हूं, है ना, रबड़ की बॉल है। अब बॉल छोटे छोटे पार्टिकल से, रबड़ के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी। ठीक है, यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे कण होंगे।
वो इस तरीके से बनी हुई होगी, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हुई होगी बॉल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, जो वेलोसिटी है v, वेग, वो अब इस बॉल का है। जो v वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका, ये जो v है वो इस बॉल की वेलोसिटी है क्या? नहीं है। बड़ा अजीब लग रहा होगा और आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं कि अब तक तो यही पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो इस बॉल की है। नहीं, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है। अभी सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जरूरत क्यों पड़ रही है हमें पढ़ने की, तो आप मेरी बात समझो। अगर ये बॉडी है, ये बॉल है और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो आप एक बात समझो, ये बॉल, अब इस बॉल के मैंने कोई दो पार्टिकल ले लिए, एक तो ये वाला पार्टिकल और एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स में से कोई दो पार्टिकल्स ले लिए। अब जब इस बॉल को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा, तो ये वाला पार्टिकल भी चल रहा होगा और ये वाला पार्टिकल भी मोशन कर रहा होगा। इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो v1 और इस पार्टिकल की वेलोसिटी v2 रही होगी, मान लेता हूं। अब इस पार्टिकल को जहां से चला है वहां लौट के आना है, सेम टाइम में इसको भी लौट के आना है। अब आप सोचो, इस वाले पार्टिकल ने, जिसकी वेलोसिटी v1 है और जिसकी वेलोसिटी v2 है, तो बड़े वाले पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल्स ने ज्यादा बड़ा सर्कल कवर किया है और इस वाले पार्टिकल्स ने छोटा कवर किया है। तो किसको स्पीड ज्यादा रही होगी? ऊपर वाले पार्टिकल की, और इसकी स्पीड क्या रही होगी? कम, क्योंकि दोनों को सेम टाइम पे आना है। अगर मैं ये वाला पार्टिकल और लूं यहां, तो ये वाला पार्टिकल क्या करेगा? इन तीनों से ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा उसकी स्पीड रही होगी। तो हर पार्टिकल अपनी अलग अलग स्पीड, अलग अलग वेलोसिटी, रेखीय वेग अलग अलग होगा उसका, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी उस पार्टिकल की। यानी क्या? लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्यों होगा? क्योंकि यही पार्टिकल यहां है और ये पार्टिकल यहां है, इसको बड़ा चक्कर कवर करना है उतने ही टाइम में, और इस पार्टिकल को भी उतने टाइम में अपना चक्कर कवर करना है, तो इसको डिस्टेंस कम कवर करनी है, इसको ज्यादा कवर करनी है। तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी हर पार्टिकल की अलग अलग होगी। अब इस तरीके से अलग अलग पार्टिकल की, इस बॉल के अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ने की जरूरत पड़ी। इसलिए अब सब पार्टिकल का जो मास है वो कहां मान लिया जाता है? उसके सेंटर पर, यानी सेंटर ऑफ मास। तो अब जितने भी पार्टिकल इस बॉल के हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी हैं, 1000 पार्टिकल, 1000 पार्टिकल, इनफाइनाइट जितने भी इसके पार्टिकल हैं, उन सभी का मास अब कहां मान लिया जाता है? उसके सेंटर पर। तो भाई जो स्पीड है ना, वो किसकी है? सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। समझ में आया क्यों? क्योंकि हर बॉडी का, हर पार्टिकल का, बॉडी के हर पार्टिकल का, बॉल के हर कण का स्पीड निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत जटिल है। इसलिए हमें जो स्पीड पढ़नी है वो किसकी है? वो सेंटर ऑफ मास की है, द्रव्यमान केंद्र की है। आप ऐसे सोचो, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर ये मेरे पास बॉल है और इस बॉल को स्पिन करो, इस तरीके से घुमाओ और घुमा के ऊपर छोड़ दो, घुमा के ऊपर छोड़ दो आप। जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, और इसको घुमा के इस तरीके से स्पिन करके आप इसको इस तरीके से छोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से इसको छोड़ दो। अब हर जो पार्टिकल इस बॉल के अंदर होगा वो अपनी स्पीड परफॉर्म कर रहा होगा, अलग अलग हर पार्टिकल की स्पीड रही होगी। और तुम्हें दिख कैसे रहा होगा? सोचो एक बार, इमेजिन करो एक बार कि हर पार्टिकल तुम्हें किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा? स्पाइरल करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से स्पाइरल करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से। तो क्या आप हर पार्टिकल की स्पीड निकाल पाओगे? क्या हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग निकाल पाओगे? नहीं है पॉसिबल। इसलिए हमें उस पार्टिकल का क्या निकालना होता है? सेंटर ऑफ मास, जो कि कहां लाई करता है? उसके सेंटर पर। अभी सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो मैं आपसे भी बात करने वाला हूं, लेकिन अभी ये बताने जा रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि हम हर पार्टिकल की, उस बॉडी के, उस सिस्टम के हर पार्टिकल की उस लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होगी, अलग अलग वेग होगा। इसलिए हमें उस पार्टिकल का क्या निकालना होता है? सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। उस सिस्टम का क्या निकालना होता है? सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, वो, ये जो वेलोसिटी है वो किसकी है? इसके सेंटर ऑफ मास की है। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि क्यों हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ने की जरूरत है।
ठीक है। दूसरी बात कि अब बताना है मुझे आपको कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है ना। उससे पहले एक चीज और देख लो, जैसे ये मेरे पास बॉल है और इसको मैंने F फोर्स लगाया है इसमें, ठीक है। तो कितना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ए किसका है, किस पार्टिकल का है, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे इस बॉल के अंदर, तो किस पार्टिकल का है नहीं बता पाएंगे। तो ये जो ए होगा वो किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का होगा। क्योंकि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, तो ए किसका होगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण किसका होगा, उसके सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है। ये नेट फोर्स है, कुल बल है, ठीक है। तो अगर आप इस बॉडी का मोमेंटम निकालो, या मोमेंटम मतलब संवेग, लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। तो v किसका होगा, अब सेंटर ऑफ मास का होगा, क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग लीनियर वेलोसिटी परफॉर्म करेगा और वो निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, नहीं फाइंड आउट होगा, इसलिए हम उसके सेंटर ऑफ मास की स्टडी करते हैं। तो उसकी जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास का है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, सेंटर ऑफ मास हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब समझो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास कहते किसे, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास मार्कर है, इसको समझो आप कोई सिस्टम या बॉडी, ये बॉडी है। अब इस पूरी बॉडी का होल मास, टोटल मास, कुल द्रव्यमान, वो इसके सेंटर पर लाई करे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर पर ही लाई करेगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझना कि जैसे से आगे बढ़ेगा लेक्चर उतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी इतना समझना, इस पूरी बॉडी का जो मास है, होल मास, टोटल मास, कुल मास, वो उसके कहां लाई करेगा, इसके सेंटर पर लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा। उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। जैसे ये मेरे पास कोई m मास का द्रव्यमान है और ये मेरे पास m मास का द्रव्यमान है, तो अब इनके बीच की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, d है। अब मैं तुमसे बोलूं बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, भाई ये भी m मास, ये भी m मास, तो इसका जस्ट सेंटर क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। आप एग्जांपल लो तराजू का, इधर भी सेम मास है, इधर भी सेम मास है। अब आप इसको कहां से पकड़े, उस तराजू को आप कहां से पकड़े कि बैलेंस हो जाए, बिल्कुल बराबर बैलेंस हो जाए, तो आप कहां से पकड़ेंगे, बिल्कुल जस्ट बीच में से पकड़ेंगे। अगर दोनों तरफ मास सेम है तो बीच वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। यानी अगर ऐसा हो कि यहां m मास हो, यहां m मास हो और यहां 4m मास हो, ऐसा हो, तो तराजू में ऐसे सोचो, एक तरफ कम मास है, एक तरफ ज्यादा मास है, यानी एक तरफ m मास है, एक तरफ 4m है, इसके सेपरेशन क्या है, ज्यादा। अब कहां से बैलेंस होगी, कहां से बिल्कुल बैलेंस रहे, बराबर। तो अब जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, कहां शिफ्ट हो जाएगा, 4m मास की तरफ। यानी मान के चलो ये सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, तब जाके बैलेंस हो। तो अब जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां शिफ्ट हो गया, 4m मास की तरफ। अगर बॉडी का मास दोनों तरफ सेम है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। यानी अगर पूरी बॉडी यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो उसका जो मास होगा वो हमेशा कहां होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। कहां होगा, उसके ज्यामितीय केंद्र पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। लेकिन अगर बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है तो उसका जो मास है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं होगा, वो बॉडी के किसी पॉइंट पर हो सकता है, यानी वहां जहां उसका मास ज्यादा होगा। जैसे 4m मास है तो अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, किधर की तरफ होगा, 4m मास, यानी ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमेशा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है ज्यादा मास की तरफ, ज्यादा द्रव्यमान की तरफ, ठीक है। और अगर बॉडी का मास सेम है, पूरी बॉडी का m मास है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा अब उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, यानी द्रव्यमान केंद्र पर। जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे पास एक यहां रॉड है, ठीक है, ये रॉड है और इस पूरी रॉड का मास m है, यूनिफॉर्म मास है इसका m, सब जगह m है। तो अब इसका जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्यामितीय केंद्र, वही इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है। दूसरा, जैसे मेरे पास स्फीयर है, और कौन सा स्फीयर है, मान लो हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला, हॉलो स्फीयर, खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला। तो ये यूनिफॉर्म मास है इसका, तो इसका जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। दूसरा, जैसे मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है यानी ठोस गोला है, क्या है, ठोस गोला, और ये यूनिफॉर्म मास है इसका,
सिमेट्रिकल है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अब इसका क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। रिंग है, आपकी रिंग है, रिंग, ये रिंग है, ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सेंटर ऑफ मास के हैं। तो अगर आपका बॉडी यूनिफॉर्म है या सिमेट्रिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। अगर मास अलग अलग है, अलग अलग मास है, तो आपका सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास इज प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी या सिस्टम ऑफ द बॉडी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ लेना इस बात को कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, द्रव्यमान केंद्र, वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी मौजूद हो सकता है। बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो अब इसके जो कुछ फॉर्मूले हैं सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, तो एयरफोर्स ने तो कभी यहां से सवाल नहीं पूछा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, लेकिन नेवी पूछता है। नेवी ने कई साल सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं, देखो एयरफोर्स ने यहां से किस टाइप का पैटर्न पर सवाल पूछा है। एयरफोर्स ने एक बार पूछा था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, डिस्क का, चाहे वो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता है। नहीं जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो एयरफोर्स की लिमिट वहीं तक है, वो एयरफोर्स जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ही सवाल करता है। अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका टारगेट ही सिर्फ नेवी है, तो आपको थोड़ा दब के मेहनत करनी होगी। जितनी चीजें मैं करा रहा हूं आपके लिए सफिशियंट है, तो आपके नोट से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो एयरफोर्स की तो बात ही मत करो, क्योंकि उसका जो फिजिक्स का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन रहता है, नेवी का लेवल अप रहता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो एक मेरे पास यहां मास है m1 और एक मास है m2। ठीक है, ये इनकी जो सेपरेशन है वो मानो डी सेपरेशन पर रखे, या यूं सोचो ये एक m1 मास है, m2 मास है, और इनको एक इस तरीके से मैंने कार्टेशियन प्लेन के अंदर रख दिया, एक प्लेन के अंदर। ठीक है, ये प्लेन के अंदर रख दिया। ये बोलो तो एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये बोलो तो आप वाई एक्सिस। ठीक है, नहीं वाई अक्ष और एक्स अक्ष। अब देखो ये इसका क्या है, ओरिजिन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, ओरिजिन, मूल बिंदु 0,0। ठीक है, अब इस ओरिजिन से इस m1 मास की जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, जो दूरी है, वो मान लेता हूं मैं कितनी है, r1। कितनी है, r1 वेक्टर। r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या है, पोजीशन वेक्टर। कहां से, ओरिजिन से m1 तक, और इस ओरिजिन से, इस मूल बिंदु से m2 तक की दूरी कितनी है, ये मान लेता हूं मैं, ये आपकी है r2 वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर r2। ठीक है, तो अब इस m1 और m2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, मान लो यहां कहीं होगा, मान लो। ठीक है, तो ये इसका क्या है, RCOM, यानी पोजीशन वेक्टर। इसका जो सेंटर ऑफ मास है पोजीशन वेक्टर का कहां है, यहां है कहीं। ठीक है, तो अब इस पोजीशन वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर दो से ज्यादा बॉडी है, दो से ज्यादा बॉडी है तो प्लस m3 r3, चौथी और बॉडी है m4 प्लस r4, और नीचे ही m3 प्लस m4 भी जुड़ जाएगा। तो अगर आप n बॉडीज के लिए बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप n बॉडीज के लिए बात कर रहे हैं तो mn और rn प्लस ये इस तरीके से mn। ठीक है, तो ये सिर्फ दो बॉडीज के लिए फॉर्मूला था। अगर आप n बॉडीज के लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। लेकिन आप देखो, अगर आप XCOM निकालना चाहो,
इसका मतलब क्या है कि आप एक्स एक्सिस में कितना बॉडी परफॉर्म करेगी, एक्स एक्सिस में, यानी उसका जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र एक्स एक्सिस में कितना है, या बॉडी का द्रव्यमान केंद्र वाई एक्सिस में कितना है। देखो ये बॉडी, आप ध्यान से देखो, ये मान के चलो ये बॉडी है एम मास की बॉडी, ये एक्स एक्सिस में इतना चली यहां तक x1, और वाई एक्सिस में कितना चली, इतना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना चली, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो हमें निकालना है। दूसरा ये बॉडी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, और इसका ये यहां से कितना चली, ठीक है। तो मैं वही आपको बताने वाला हूं कि ये एक्स CUM कितना हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस, वो हो जाएगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x1 और x2 क्या है, बॉडी के कोऑर्डिनेट है। जैसे ये बॉडी ये x1 और x2, ये मान के चलो x1 और ये y1 चली, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1, y1, और ये बॉडी चली यहां तक x2, कितना चली x2, और ये कितना चली y2। तो इस बॉडी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x2, y2। तो x1 और x2 या y1 और y2 जो है वो क्या है, इस बॉडी के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है। तो ये किन्हीं दो बॉडी के लिए, अगर n बॉडी के लिए हो तो आप m3 x3 इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं प्लस m3। लेकिन y के लिए क्या हो जाएगा, y एक्सिस में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र m1 y1 प्लस m2 y2, किन्हीं दो बॉडी के लिए m1 प्लस m2। इसी तरीके से आप z एक्सिस में भी निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, वो क्या हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, लेकिन किन्हीं दो बॉडीज के लिए, किन्हीं दो बॉडीज के लिए। अब आप एक बात सोचो, यहां से अगर उन दोनों बॉडी का मास m1 बराबर m2, मास सेम है, m मास है, दोनों बॉडी का मास क्या है, सेम। तो आप देखो XCOM क्या निकल के आ जाएगा, ये मास m है mx1, मास भी सेम है mx2 अपॉन m प्लस m। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2m हो जाएगा नीचे, और m से m कैंसिल, तो कितना बचेगा x1 प्लस x2 बाई 2। किन्हीं दो बॉडी के लिए कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, x1 प्लस x2 बाई 2। तो आप ये शॉर्ट चीज भी यूज कर सकते हो, लेकिन कब अप्लाई होगा ये, जब किन्हीं दो बॉडी का मास कैसा होगा, सेम। अगर तीन बॉडी है तो m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m, तो नीचे क्या आ जाएगा 3। चार बॉडी है तो नीचे 4, पांच बॉडी है तो नीचे 5। तो किन्हीं दो बॉडी के लिए आपके जो एयरफोर्स के पेपर में या जो नेवी का जो पेपर बनता है, जो सवाल आता है, वो किन्हीं दो बॉडी के लिए आपसे परफॉर्म पूछता है, किन्हीं दो बॉडी के लिए बात करता है। तो जनरली आप दो बॉडी पे फोकस रखो। तो x1 प्लस x2 बाई 2। ऐसे y के लिए क्या हो जाएगा, दो बॉडी के लिए y सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेम z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास z1 प्लस z2 अपॉन 2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो, इसको वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नोट करो, इसको आप अच्छे से फॉर्मूले को नोट करो। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला को यूज करोगे सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे देखो एक सवाल दे रखा है, क्वेश्चन ये है, ये प्लेन है और इस प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस में एक मास यहां दे रखा है और एक मास दे रखा है यहां। मानो इस मास, ये जो मास है वो m है और ये मास आपका दे रखा है 4m। कितना मास दे रखा है, 4m। ठीक है, ये m है और ये 4m है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,0। ठीक है, 1,0 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके 3,0। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके, या मैं बोलूं 4,0 दे रखे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके 1,0 4,0। तो ये पार्टिकल तो मैं दिखाई दे रहा होगा कि x1 और x2 y1 यानी ये y डायरेक्शन में पार्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये पार्टिकल y डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि इसको देखो y कोऑर्डिनेट क्या है, इसके 0 है, तो y डायरेक्शन में पार्टिकल परफॉर्म नहीं करेगा। तो सवाल तुमसे बोल रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो x CM कैसे निकालोगे आप, m1 यानी मास m
x1 और x1 आपका क्या क्या है 1 1 प्लस m2 4m इंटू x2 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी m प्लस 4m m प्लस 4m। तो कितना आ जाएगा ये m प्लस 4 इंटू 4 16 आ जाएगा आपका 16m अपॉन 5m। m से m गया तो कितना बचा 17/m। तो करीब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 3 जा 15 और 3.4। तो आपका जो ये कितना आ गया 3.4। और y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। आप कॉमन सेंस सोचो ये दोनों क्या है जीरो है, y1 और y2 कोऑर्डिनेट क्या है जीरो, तो उस y सेंटर ऑफ मास में क्या निकल के आएगा जीरो निकल के आएगा। नहीं तो आप लगा के देख लो y सेंटर इन सेंटर ऑफ मास निकाल के देख लो आप m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y1 यहां पुट करोगे जीरो इंटू जीरो तो ये पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस में क्या निकल के आएगा जीरो। तो इसके अब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, तो देखो सेंटर ऑफ मास 3.4 लगभग मान के चलो सेंटर ऑफ मास इसका यहां रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएंगे निकल के 3.4, 0। ये आपका सेंटर ऑफ मास रहा होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मास m और 4m यानी दोनों तरफ मासेस अलग अलग है, तो जिस तरफ मास ज्यादा होगा उस तरफ आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ गया होगा कि दोनों सेम मास नहीं है, ये भारी मास है तो इधर की तरफ इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो नोट करो इसको अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, आपके पास यहां एक मास दे रखा है m और एक मास दे रखा है 3m और इसके जो बीच की जो सेपरेशन है वो है d। कितनी सेपरेशन है d, कितनी सेपरेशन है d। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन, या ये बोलो सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, सेंटर ऑफ मास निकलवा रहा है, द्रव्यमान केंद्र निकलवा रहा है, क्या होगा। ठीक है, तो अब तक क्या था, अब तक तुम्हें सवाल के अंदर कोऑर्डिनेट दे रखे थे, लेकिन इस सवाल में कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, जब सवाल के अंदर आपको कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे तब सवाल के अंदर आपको अपनी तरफ से जो मन आए इसको या इसको, उसको आपको ओरिजिन अज्यूम करना होगा, उसको मूल बिंदु अज्यूम करना होगा। तो आप किसी को भी ओरिजिन अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई भी बुक है, तो अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह कि उसने जो ओरिजिन है, ऐसे सवाल के अंदर ओरिजिन कुछ और लिया है उसने, है ना। आप मान के चलो इससे ओरिजिन मान के चल रहे हो और उसने ओरिजिन मान के इसको किया हो, तो आपको घबराना नहीं है, आपका आंसर सही है। बस आपको ये देख लेना है उसके आंसर के अंदर उसने ओरिजिन क्या माना है। ठीक है, अब देखो आप मान चलो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, इसके कितने आ गए कोऑर्डिनेट 0,0 और इसका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की सेपरेशन क्या है d, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएंगे d,0। अब इसके निकाल दो, आपके पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए निकल के, तो अब निकाल दो आपका, इसको x एक्सिस में निकाल दो, क्या निकल के आ जाएगा m1 x1 कितना है 0 प्लस m2 3m इंटू x2 d अपॉन m1 प्लस m2 तो m प्लस 3m। सॉल्व कर लो, ये पूरा 0 हो गया, ये आ गया 3md/4m, m से m गया, बचा क्या 3d/4। तो x डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा 3d/4। अब y डायरेक्शन में निकालना चाहो तो आप निकाल दो, y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, देखो y डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा 0, ये कॉमा 0, ये भी 0, y1 और y2 कोऑर्डिनेट कैसे हैं 0, सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में क्या होगा 0। तो यहां इसका जो सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा वो करीब यहां निकल के आएगा, दैट इज 3d/4 और 0, ये आपका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है ज्यादा मास की तरफ। ठीक है, तो इसको आप नोट करो अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप देखो, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूं कि नोट्स साथ के साथ बनाओ ताकि चीजें क्लियर होती जाए। अगर कोई डाउट आए तो फिर आप बाद में उसको रिवाइज कर लो, है ना, आपके पास कंटेंट मौजूद हो। अब देखो क्वेश्चन अगला, है ना, क्वेश्चन ये है
कि आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर के कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पर यानी चारों कॉर्नर पर मास गिवन है। मान के चलो यहां जो मास दे रखा है वो m है, यहां 2m, ये 3m और ये 4m मास गिवन है, और स्क्वायर की जो साइड है वो दे रखी है आपको a। क्या दे रखी है? a। ये साइड क्या दे रखी है आपकी? a। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ साइड a। अब हमसे क्या निकलवा रहा है? इसका सेंटर ऑफ मास निकलवा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, कहां लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। अब तुम्हें कोऑर्डिनेट दे नहीं रखे, हर सवाल के अंदर तुम्हें कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, तुम्हारा मन करे इसको 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 या इसको, किसी को भी आप ओरिजिन मान सकते हो, मूल बिंदु मान सकते हो, जिसको मन करे। अगर आपका किसी किताब में क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसने इसको ओरिजिन माना हो और तुमने इसको माना हो। तो आप किसी को, अगर आपको सवाल के अंदर कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, अब वो करना क्या है कि आपको ओरिजिन अज्यूम करना है ना। तो मान लो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, 0,0, इसको ओरिजिन मान लिया, तो अब आप समझो इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की सेपरेशन क्या है, a, तो एक्स एक्सिस में a 0। ठीक है, अब देखो इसकी क्या है, इसकी क्या आ जाएगी, यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, तो इसका हो जाएगा a, a। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है a, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है a, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा a, a। अब इसका देखो ये क्या आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक a है, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में है तो 0, a। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब निकाल दो सेंटर ऑफ मास, एक्स डायरेक्शन में निकालना है, तो एक्स CUM निकाल दो, क्या हो जाएगा, m1 दैट इज 3m इंटू x1 0 प्लस m2 प्लस m2, और x1 कितना है a, सॉरी x2 कितना है a, प्लस m3 m मान लिया इंटू x3 कितना है a, प्लस m4 कितना है 2m इंटू x4 कितना है 0, अपॉन m1 m2 और m3 m4 को जोड़ दो, क्या गया 3m प्लस 4m प्लस आपका m और प्लस आपका 2m। सॉल्व कर लो इसको, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा 4ma और ma 5ma अपॉन 4 और 3 7 8 और 10, ये 10m, तो ये कितना बचा आपका, ये आ गया आपका 5ma ना, 5a नहीं 5ma, तो m से m गया तो कितना बचा 5a/10 और 5 2 जा 10, तो a/2। तो आपका x डायरेक्शन में क्या निकल के आ गया, सेंटर ऑफ मास a/2, यानी इसका बिल्कुल क्या आ जाएगा, बिल्कुल आधा, ये a है, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां रहा होगा x डायरेक्शन में, यानी ये a/2 और ये आपका a/2। ठीक है, अब देखो y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास m1 और y1, m1 कितना है 3m, y1 कितना है इसका 0 इंटू m2, y2 कितना है 0 प्लस m3 इंटू y3 कितना है a, प्लस m4 2m और y4 कितना है a, अपॉन ऐड कर दो और नीचे कितना आ जाएगा ये 10m। ठीक है, अब देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा, तो 2ma और ma कितना हो जाएगा, ये 3ma अपॉन 10m, तो खत्म, कितना बचा 3a/10 दैट इज 0.3a। तो y डायरेक्शन में कितना आ गया 0.3a, तो यानी x डायरेक्शन में ये तो करीब करीब ये यहां रहा होगा, तो x एक्सिस में कितना है आपका a/2 और कॉमा 0.3, तो ये सेंटर ऑफ मास के आपके क्या निकल के आ गए, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर पाओगे। तो एक और सवाल देखो, इसको नोट करो, एक और सवाल देखो आप, देखो आगे जो सवाल दे रखा है वो ये है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए, ये बी और ये सी।
ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पर मास ये m है, ये मास इसका m है और इसका मास m है, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो a दे रखी है, कितनी है साइड इसकी a। तो अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड a, क्या है साइड a। तो क्या निकालना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र, हमें इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है। तो हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको ऐसा सवाल दे दिया तो उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हमसे निकलवा रहा है, तो आप देखो इसके अंदर कहीं कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा, तो आपका जिसको मन आए उसको आप ओरिजिन मान सकते हो। मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0,0, ये कितना आ जाएगा, यहां से तक की सेपरेशन ए, तो a,0। और ये क्या निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो देखो ये जो लाइन है वो a है, तो इसका जो सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा, वो क्या होगा, ये a/2 क्या हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये a/2 और ये भी क्या निकल के आएगी a/2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है पहला वो क्या निकल के आएगा a/2, कॉमा ये y वाला क्या निकल के आएगा, ये वाली सेपरेशन, यानी ये वाली सेपरेशन a/2, भाई हाफ, ये तो हाफ होगा ना, ये a/2 ये आ गया। अब ये वाली सेपरेशन मैं निकाल दूंगा, वही मेरे लिए इसका पॉइंट हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। आप एक काम करिए, यहां से साइन 60 लगाओ, क्या लगाओ, साइन 60। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड, यानी इसका कुछ भी नाम दे दो आप, ऐसे सोचो h हाइट दे दो आप, तो h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a। तो h कितना निकल के आ गया, a साइन 60, ऐसे समझ लो आप सिंपल। तो a साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो कितना निकल के आ गया है, a √3/2। तो इसका जो ये कितनी निकल के आ गई, a √3/2। तो इस तरीके से इसके आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखो x डायरेक्शन में निकालो आप सेंटर ऑफ मास, तो m1 m, x1 कितना है 0, m2 यानी m, x1 कितना है a प्लस m3 m और x3 कितना है a/2 अपॉन m m प्लस m। तो कितना आ जाएगा, ये 0, तो ये ma इंटू ma/2, तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 3 यानी 3ma/2 अपॉन 3m, ठीक है। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6m, m से m गया, 3 से 6 गया 2 टाइम्स, तो कितना बचा a/2। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो x डायरेक्शन में ये रहा होगा कहीं, ठीक है। अब y डायरेक्शन में निकालो आप सेंटर ऑफ मास, वो क्या निकल के आएगा, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 ये 0 प्लस m3 y3 m इंटू a√3/2 अपॉन 3m, m प्लस m प्लस m 3m, ये 0 ये 0, ये कितना बचा m a√3/2 नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3m, m से m गया, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 गया, बचा क्या नीचे a/2√3। तो ये आपके पास y एक्सिस में क्या निकल के आ गया, सेंटर ऑफ मास a/2√3। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहा होगा वो कहां रहा होगा, करीब यहां मान के चलो ये रहा होगा। तो इसके पॉइंट क्या निकल के आ जाएंगे, a/2 a/2√3। तो इस तरीके से आप सवाल के अंदर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। तो आज की जो मेरी पूरी जो वीडियो थी वो सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड थी, यानी द्रव्यमान केंद्र पर बेस्ड थी। आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपको जो कराऊंगा वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो समझाऊंगा तुमको रोटेशनल मोशन होता क्या है, रोटेशनल मोशन घूर्णन गति होती क्या है, 2-3 टाइप के मुझे आपको मोशन भी समझाने हैं, ठीक है। जैसा कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में इंट्रो बताया था कि ये चैप्टर बहुत टिपिकल होता है, नहीं समझ में आता, आप अपने आसपास जितने भी डिफेंस के एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आप रोटेशनल मोशन छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है रोटेशनल मोशन को। और एक क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का आता ही आता है अपने पेपर में, चाहे एक्सको का पेपर हो चाहे नीव एसएसआर का पेपर हो, आना ही आना है, और हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, ठीक है।
और आप अपना ध्यान रखें, ऐसे पेंडेमिक टाइम में अपना ध्यान रखें और अच्छे से मेहनत करते रहें। आपके लिए मैं रोजाना यहाँ से वीडियो बना के आपको पहुंचा रहा हूँ। सुबह मेरी 9 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। और प्लीज वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।